चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 3 है। चैप्टर के नाम है सरकार क्या है। तो आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा और इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकारें क्या करती है और फिर वे निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं प्रजातांत्रिक सरकार के बीच में क्या अंतर है, चलिए पढ़कर इसके बारे में पता लगाते हैं। तो हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है और ये निर्णय कई विषय से संबंधित हो सकती है। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाए अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए और सरकार कई सामाजिक मुद्दे पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों के मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है और इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करती है जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना और उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है तो जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है तो या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं और न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। और शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करने क्यों जरूरी हुए। और जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके और कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हुआ। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके और लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाली लोगों पर उन्हें लागू करती है। और उसके बाद देखते हैं सरकार के स्तर के बारे में देखते हैं। जब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे कराती है। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर सरकार आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है और राज्य स्तर का मतलब होता है जो पूरे राज्य को ध्यान रखे। जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है और राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। और इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में भी आप सुनेंगे। और उसके बाद देखें सरकार एवं कानून के देखें तो सरकार कानून भी बनाती है और वह देश में रहने वाले लोगों को भी कानून मान्य होते हैं और केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य किया जाए। और उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा करनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि आपको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी से निकाल दिया गया है तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है और तब न्यायालय आदेश देगा कि इन्हें क्या कदम उठाने की जरूरत है। उसके बाद सरकार के प्रकार देखें। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में कैसी सरकार है। और लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं और वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं
और एक बार चुने लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों के आधार पर बताना होता है और सफाई देनी होती है। दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकार का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी आपको अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। और उसके बाद देखें लोकतांत्रिक सरकार के बारे में देखें तो लोकतांत्रिक सरकार के बारे में देखें तो भारत एक लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और कई ऐसी देश है जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है और इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद की शासन करें और आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। और प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेती है। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव देने में भाग नहीं देने देती थी और अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतें, गरीब और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता में संगठित होकर इस निर्णय की मांग की गई और गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और उन्होंने जोर शोर से यह मांग उठाई कि 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है और लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। यह तो दिन भर अपना पसीना बहा के ईमानदारी से काम करता है और वह वोट नहीं दे सकता। इससे क्योंकि नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। संसार में कहीं भी संसार में एक तथ्य संसार में कहीं भी इस सरकारों ने स्वेच्छता से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूत हुए और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजों ने इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है कि वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ने गए थे और इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष काम करते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवाद धारणा बनाई थी और महिलाओं ने काम नहीं कर सकती और इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। और महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं को वोट देने के लिए अधिकार की मांग की और उनकी आवाज़ सुनी जाए इसके लिए उन्हें जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीर से बांधकर प्रदर्शन किया गया और उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला जबकि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कुछ साल बाद 1928 में मिला।
और चित्र पृष्ठ 33 और 34 में मानचित्र को आप देख सकते हैं और वे भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और जिलों को दर्शाते हैं और भारत के नक्शे में। और इन मानचित्रों को विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी से पता लगाइए। भारत के पड़ोसी देश के नाम के बारे में पता लगाइए और अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उनके पड़ोसियों के नाम के बारे में पता लगाइए। और उसके बाद अपने जिले और उसके पड़ोसी जिलों के नाम के बारे में पता लगाइए और अपने जिले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाली मार्ग के बारे में पता लगाइए।